दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके ठीक है। ओके सर। ओके थैंक यू। अनुज मैसेजेस ड्रॉप कर दो। यस सर। लाइक जैसे ही थोड़ा, ओके चलो, विल वेट फॉर सम टाइम। सर द काउंट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, अब स्टार्ट कर सकते हैं। ओके दिव्यांशु। ओके जी सर। ओके
हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ओके, जैसे टुडेज एजेंडा, बल्कि आज का टॉपिक अगर हम देखें तो हाउ टू क्रैक अ हायर पैकेजेस इन टेक्निकल इंटरव्यूज। तो हम पास्ट 3 डेज से देख रहे हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस का जो लास्ट आउटपुट होता है वो यही होता है कि आखिर हम वहां से जॉब लेके और किस पैकेज का जॉब लेके निकल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम यही होता है कि हम प्लेस्ड होके निकले, तो आपका पूरा कॉलेज, पूरा टीम वर्क करती है इस बात पे। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट भी इतनी मेहनत करे कि कॉलेज को भी मजा आए और स्टूडेंट को भी मजा आए। अब ये मजे का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी आया है कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरी चीज कि क्या हम अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं। लेकिन हर स्टूडेंट एक हायर पैकेज सोचता है, समझता है कि हाँ हमें इस टारगेट को अचीव करना है, लेकिन वो टारगेट ध्यान रहता है, लेकिन टारगेट को अचीव करने तक का जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, उस पे वो वर्क नहीं करता है। अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं, जब हम पहुंचेंगे उस लेवल पर तब देखें, तब तक जो सब कर रहे हैं वो हम भी करें। ये सोच कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम पे डालती है। इसलिए फर्स्ट ईयर बिल्कुल ये ना सोचे कि सर हायर पैकेजेस जब आएगा इंटरव्यू तब हम देखें। उसकी प्लानिंग हम फर्स्ट 3 डेज से अभी कर ही रहे हैं कि जो अभी हमने पास्ट 3 डेज में देखा था कि आपको एक प्रॉपर प्लान तरीके से काम करना होगा। आप जस्ट इसको सेमेस्टर वाइज निकालते जाएंगे तो ठीक है, वो निकल जाएगा, लेकिन साथ में आपको टेक्निकली भी इसे अपने आप को हर पल अपडेट, हर पल मार्केट के हिसाब से अपडेट करना भी जरूरी। तो पहले ये समझना होगा कि ये हायर पैकेजेस के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए हम लोगों को पहले इनका जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसे समझना होगा। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हायर पैकेजेस के लिए प्रोसेस क्या होती है, बल्कि किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू में पहले प्रोसेस क्या होती है, फिर हम आएंगे टेक्निकल इंटरव्यू पे। और मैं आज आप लोगों से लास्ट में, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि जो जॉब होता है या जो आपके यहाँ पे कैंपस होता है वो 7 सेमेस्टर में होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ ऐसी चीज जरूर बता के जाऊं आज, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपके लर्निंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो जैसे कुछ इंटरव्यू के पैटर्न्स होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू, असेसमेंट, फेस टू फेस इंटरव्यू, पैनल आपके इंटरव्यूज लेता है, और ग्रुप इंटरव्यूज। अब आपको इनमें से सभी के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि आपके पास में 3 इयर्स, ध्यान रखना 3 इयर्स, 4th ईयर मतलब 7th सेम से तो कभी भी कैंपस आ सकता है, कई बार तो 6th सेम के लास्ट में भी आ जाता है, लेकिन मान के चलते हैं कि हम 7th और 8th सेम फॉर कैंपस। इसलिए आपके पास सिर्फ 3 साल है प्रिपरेशन के लिए। अभी आप जस्ट 12th पास आउट करके बाहर निकले, अभी आपके लिए कंपनीज ओके बोले सर पहले इंजीनियरिंग तो कर ले, लेकिन अब वो समय नहीं है कि पहले इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद में कैंपस की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास में सिर्फ ये है कि जो भी टाइम है वो सिर्फ 3 साल का टाइम है, और ये 3 इयर्स में समझ लीजिए 6 सेमेस्टर, इस 6 सेमेस्टर्स को आप लोगों को डिवाइड करना होगा प्रॉपर प्लानिंग के अंतर्गत, ताकि आप ये 5 टाइप के इंटरव्यूज को किसी भी पल आपके साथ हो और आप इसे क्रैक कर सके। तो बढ़ते हैं आगे अब हम कि ये इंटरव्यूज आखिर है क्या। तो जो ग्रुप इंटरव्यूज होता है
उसमें कंपनी का पहला मोटो ये होता है कि वो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और टीम वर्क को देखना चाहती। क्या आप में कंपटीशन का जज्बा है? क्या आप टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आपके पास में इतना टेक्निकल नॉलेज है कि बाकी सबको आप कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति की जरूरत। किसी के पास डिजाइनिंग की क्वालिटी होगी, किसी के पास में लॉजिक्स की क्वालिटी होगी, किसी के पास में शॉर्ट ट्रिक्स की क्वालिटी होगी, किसी के पास में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट्स होंगे। सबको मिलजुल के काम करना है। तो ग्रुप इंटरव्यूज जब लेती है कंपनी, तो वो यही देखना चाहती है कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और टीम वर्क है कि नहीं। तो इसके लिए आपको अपने पूरे 6 सेमेस्टर तक हमेशा अपने कलीग्स के साथ में मिलजुल के काम करना होगा, वहीं से टीम वर्क बाहर आएगा। और मैंने अपने फर्स्ट एंड सेकंड, शायद फर्स्ट और थर्ड लेक्चर में मैंने बोला भी था कि आपको अपने सभी ब्रांचेस के फ्रेंड्स, भले ही वो नहीं हो, वो आपके हॉस्टल में मिले दोस्त, आपके कॉलेज में मिले, बस में आते जाते मिले, दोस्त बनाओ। और उनके नॉलेज को आप, अपना नॉलेज उनसे शेयर करो, उनका नॉलेज आप शेयर करो, आपस में बात करो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हो सकता है कि हमको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट उसके साथ मिलके बनाना होगा जिसको हम जानते ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है। और जब तक दूसरों से कुछ अलग नहीं करोगे, वही पैटर्न पे चले आओगे जो पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न है, तो जॉब भी फिर वो ट्रेडिशनल स्टाइल वाली मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि टीम को तैयार करो। और ये टीम आप लोग चलते फिरते, बल्कि सुबह की चाय पीते समय अगर आप लोग कहीं पे, मुझे नहीं पता, अगर लोकलाइट्स है तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर हॉस्टलर्स हैं या बाहर से आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं चाय पीते समय, पोहा खाते समय, कहीं पे भी ये टीम बन सकती है। लेकिन टीम अच्छी होनी चाहिए। किसी भी ब्रांच से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है आपके साथ में, भले ही उसे कुछ नहीं आता हो, बस कुछ करने का जज्बा हो, बना लो उसको अपने टीम में, या खुद उनके साथ हो जाओ, नहीं तो उनके साथ अपन को करें। अब इंटरव्यू पैनल्स के जो होते हैं, इंटरव्यू पैनल जब कोई इंटरव्यू लेता है तो वो असेसमेंट करता है अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 4 इंटरव्यूअर्स बैठे हो, ये चारों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे और आपसे एक एक क्वेश्चन फायर कर रहे होंगे। आपको उन फायर करे हुए क्वेश्चंस को इस तरीके से रिप्लाई करना है कि उनको ये लगे कि नहीं, आप में कुछ अलग है। वो 4 लोग एक साथ आपको जज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 लोग, और आपको ये भी नहीं पता कि ये मेरी मतलब बॉडी एक्सप्रेशंस देख रहा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस देख रहा है, ये टेक्निकल है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता। बस सामने 4 लोग बैठे हूं और उन्होंने एक एक क्वेश्चन फायर करना चालू करा, और अब आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता उन 4 के बारे में, लेकिन वो आपसे सब कुछ, आपकी जानकारी निकालना चाहते। तो इन सब चीजों के लिए कि क्या निकालेगा, जब 4 साल अगर हम लोगों ने CSIT पे या मैकेनिकल पे, EC पे, जिस पे भी आपने अपने 6 सेमेस्टर तक खर्च किए, आखिर इससे बाहर से क्या पूछेगा। तो यदि आपने ये 3 इयर्स प्रॉपर अपने सब्जेक्ट पे अपने आप को टेक्निकली सॉलिड रखा है, तो इस प्रकार के इंटरव्यू से डरने की कभी कोई जरूरत नहीं। भूल जाओ सामने कौन बैठा है, 3 इयर्स के ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। ये मेरी फील्ड्स के बाहर से ज्यादा, अगर फील्ड CSIT है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर कोई और भी फील्ड है तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। इससे ज्यादा और क्या पूछेगा? 2 चीज पूछेगा, मेरी फील्ड और दूसरा प्रोग्राम। इसके बाहर से और क्या पूछेगा? वो 4 के, अगर मैं बोलूं सामने अगर आपके 10 लोग भी बैठे हैं तो वो मुझे क्या जज करेगा? हम कोई IAS IPS के इंटरव्यू तो देने बैठे नहीं है कि वो हमसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूछने बैठे आए। हमसे टेक्निकल पॉइंट पूछेगा। तो क्या हम 3 साल में इतनी भी मेहनत नहीं करें कि अपने सामने अगर 10 लोग भी हमसे कुछ पूछे और हम ना बता पाए? यदि नहीं करा है तो डरो। और अगर आपने फर्स्ट डे से 6 सेमेस्टर क्रॉस करने तक अगर आपने कंसिस्टेंटली ये काम किया है कि नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिकल्स,
आपने अपने सरों की बात, अपने जो भी आपके सर है, आपने उनकी बात को समझा है, सुना है, समझा है और सुना है, आपने समझने पे विश्वास रखा है, तो यकीन मानो कि इस इंटरव्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कॉन्फिडेंस का भी झंझट छोड़। तो इसलिए जो इंटरव्यू पैनल होता है, देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि जब आप बात कर रहे हो किसी से, अगर आपके अंदर आपके सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टेक्निकल स्पेशली प्रोग्रामिंग साइड का नॉलेज है और आपको लग रहा है कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सैलरी बार्गेनिंग भी कर सकते हो। यहां तक होता है इसमें, ये हमारे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस कि कंपनी आती है, बोलती है 3.5 लाख का पैकेज है, कॉलेज में डिक्लेयर्ड कर देती है, और जब पूछने बैठती है तो एक स्टूडेंट कुछ ऐसा बताता है कि उससे पूछते हैं कि आपको एक जो कंपनी ने कॉलेज में डिक्लेयर किया है और 10 लाख के बीच में फिर डिस्कशन होता है सैलरी। तो स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं होता है कि ये कोई सैलरी के लिए नेगोशिएशन हो सकता है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है। उसने सोचा 3.5 का मैं पैकेज का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये 3 to 4 ईयर पहले की एक घटना बता रहा हूँ। उसको लगता है कि जो कॉलेज में डिक्लेयर्ड था मैं उसको, उसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि वो जो बातें कर रहा है, जो वहां पे समझा रहा है, जो उसने पूछा है, जो उसको आंसर्स दे रहा है, उसके कारण कोई उससे पूछ रहा है कि आप कितना लेंगे। ऐसे भी कुछ हैं एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि अब आता है फेस टू फेस। ये बहुत शानदार इंटरव्यू होता है, और ये सबके लिए ये नहीं होता है कि हम 6 सेमेस्टर में तैयारी करें। 6 सेमेस्टर में तैयारी नहीं, 6 सेमेस्टर में तो आते आते तक, 7 सेमेस्टर तक आते आते तक तो पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अभी इसी की जगह पर यदि मैं अभी टेक्निकल बातें कर रहा होता, टेक्निकल पॉइंट्स, तो आप मुझे जितना डेप्थ आप पूछते, हम वहां तक ले जाते और आपको निकाल के ले आते। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे भी फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका रिएक्ट कैसा है, आप जबरन में हंस रहे हैं कि आपके अंदर से खुशी है, ये सब चेक किया जाता है। और फेस टू फेस इंटरव्यू में सामने वाला व्यक्ति टेक्निकल है कि नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पता चलता है। उसके क्वेश्चंस ये बताते हैं कि ये टेक्निकली पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि पर्सनल पॉइंट्सों पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, कि ये जनरल ऐसा ही एक इंटरव्यूअर है जो बस ये देख रहा है कि इसको अगले राउंड के लिए हम पास करें कि ना करें। तो इसमें पूरे व्यक्ति का, आपका जो बायोडेटा रहेगा वो पूरे अच्छे तरीके से देखा जाएगा। उस बायोडेटा के हिसाब से क्वेश्चंस फायर किए जाएंगे। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फिंगर टिप्स, आपका बॉडी पोस्चर, रूम के अंदर घुसने से बैठने तक और बैठ के बाहर निकलने तक सबको जज किया जाएगा। इसलिए इसके ऊपर भी वर्क करना पड़ता है। लेकिन फेस पे नहीं आता है और जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो तो भी गलत है। आता है तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये भी गलत है। तो रिएक्शन ऐसा जो सामने वाले को पिंच ना करे। नहीं आता है तो सॉरी बोलने में भी झिझकना नहीं है, और अगर आता है तो बिल्कुल लाइट वे में आप उसे एक्सप्लेन करो, लेकिन एक्सप्लेनेशन में पावर होनी चाहिए। वो अपन आगे अभी समझेंगे कि कैसे आएगी वो चीज। नेक्स्ट अब आते हैं अपन वीडियो कॉल या टेलीफोनिक इंटरव्यूज जो होते हैं, वो स्पेशली कंपनीज लेती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, टेक्निकल स्किल है कि नहीं है, वो टेक्निकल राउंड के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपके इस तरीके के क्वेश्चंस फायर करेंगे कि आपके वहीं के वहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर लेगा।
और जनरली तो ये होता है कि जो आप लोगों के ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं या तो फिर जो पैनल्स बैठते हैं उनके अंदर ये पांचों तरीके के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और वो सब कुछ भी जज कर लेते हैं। तो उनको क्या होता है, थोड़ा सा मेन पावर उनका ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन कम से कम समय पे वो ज्यादा लोगों को सेलेक्ट कर सकते। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिव, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई चीज आती हो तो आप ओवर रिएक्ट करें। जरूरी नहीं कि आपको कोई चीज आती है बोल अरे ये तो क्वेश्चन मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, फट से बोल। नहीं, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सही बोलो, थोड़ा रुक के बोलो, ठहर के बोलो, लेकिन वो ठहरने में या रुकने में या लंबी सांस लेने में ये गलत मैसेज सामने वाले को ना चले जाए कि ऐसा तो नहीं कि इसे आते नहीं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, इत्मीनान से बोलो लेकिन गलत मत बोलो। अधूरा बोल सकते हो, अधूरा बोलो वो चलेगा, लेकिन गलत मत बोलो। और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता तो सॉरी बोलने में झिझको नहीं, इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट मत करना। यदि तुमने इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट किया तो वो ऐसे क्वेश्चन फायर करेगा कि तुमको अपने आप में शर्मानी शुरू हो जाए। इसलिए उसके टाइम को भी रिस्पेक्ट करो, उसका टाइम वेस्ट मत करो। नहीं आता तुरंत सॉरी सर, सॉरी मैम, चुपचाप और अच्छे नॉर्मल वे में कि सॉरी, खत्म, आगे बढ़िए। वो अगला क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से पूछेगा जो आपके फेवर का हो सकता है। और टाइम वेस्ट करने के बाद में यदि आप उसको सॉरी बोला तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई वो आपकी कोई पर्सनली उसके साथ दुश्मनी होती है, लेकिन वो भी क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोले यार 400 लोगों का हमको इंटरव्यू लेना है, 200 लोगों का इंटरव्यू लेना है। और मोस्टली अगर आप देखें तो जैसे अगर हम किसी भी चीज को देखें, इंटरव्यू में हो या आप किसी ऑफिस में देखो, आप अपनी ही क्लासरूम में देखो, 60 का ग्रुप और उसमें से काम के बच्चे कितने निकलते हैं। अगर आप ये सोचो कि 60 का ग्रुप है और 60 के 60 ही काम के निकल जाए, ये जनरली मैंने तो होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैक्सिमम काम के निकल जाए ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए फैकल्टीज कोई भी हो, सब मेहनत करते हैं, लेकिन स्टूडेंट खुद ही मस्ती में आ जाते हैं और ये मस्ती उनको भारी पड़ जाती है। कुछ लोग बाद में जब अकल जगती है तब कोप अप कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही अलग लोग रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस का मतलब यह है कि हम अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री साइड जाना चाहते हैं तो यहाँ लगातार पढ़ना, नई चीजों को समझना और आगे बढ़ना कंटिन्यू करना पड़ेगा और टीम के साथ करना पड़ेगा। आप अकेले सोचोगे कि मैं अपने फ्रेंड को बताए बगैर अगर मैं बुक खोल के पढ़ लूं और कोई बड़ा कारनामा कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। फिर आते हैं असेसमेंट इंटरव्यू में। ये असेसमेंट इंटरव्यूअर्स जो बैठते हैं उनका मेन काम रहता है कि आखिर टीम वर्क में आप काम कर पा रहे हो कि नहीं और आपकी उसमें इंडिविजुअल स्किल क्या है। एक टीम है जिसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, वो आपसे पूछते हैं इस बड़े से प्रोजेक्ट में आपने क्या करा। तो स्टूडेंट मोस्टली स्मार्ट रहते हैं। जनरली तो ये होता है कि 1 आध 2 3 लोग मिलके एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो होता ये है कि वो बोलते हैं आपने क्या करा सर, सब मैंने किया। अब वो पता चला कि 3 लोग टीम में और तीनों ने सब किया, ये कैसे पॉसिबल। या तो वो तीनों ने नहीं किया या तो तीनों ने एक साथ बैठ के किया लेकिन किसी और का कॉपी पेस्ट किया। तो ये अगर मान लीजिए कि आपसे वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है तो आप कभी ये मत बोलो कि सब मैंने किया। अब उसमें आपने जो 3 इयर्स में जो आपका सबसे सॉलिड पॉइंट है उस प्रोजेक्ट में जो रियल में आपने किया हो और जो 3 इयर्स के सब्जेक्ट्स में से आपका जो सॉलिड टॉपिक है उसे लिंक कर दो, ताकि इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाए कि पूरे प्रोजेक्ट में सब कुछ इसने नहीं करा, इसने ये पार्ट करा, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और दूसरा,
कि आपने उसको बड़ी चालाकी से किसके साथ लिंक करके रखा है, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपको लगता है कि सर मेरा डेटा स्ट्रक्चर सॉलिड है, लिंक कर दो। सर मेरा डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट, वो जोड़ दो। या आपको लगता है सर मेरा डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, मतलब डेटाबेस में मेरे को कॉन्फिडेंस है, आप उसके साथ उसको कनेक्ट कर दो अपने प्रोजेक्ट। तो वो क्या पूछेगा, आपने इस प्रोजेक्ट में क्या करा, तो आप एक पॉइंट बोलो, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो खुद ने बनाया होगा तो जरूर बताओ। दूसरा, आपको पता है कि वो पॉइंट किसकी तरफ लेके जाएगा, 3 इयर्स में से मान लीजिए कि वो डीबीएमएस की तरफ या आरडीबीएमएस की तरफ ले जाएगा, या तो डेटा स्ट्रक्चर की तरफ ले जाएगा। जाओ, बोला इंटरव्यूअर सोच रहा है कि वो जा रहा है, और हमें पता है कि हम उसको लेके जा रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलना चाहिए इंटरव्यूअर, हम चाहते हैं कि तुम उस डायरेक्शन में जाओ और वहीं के वहीं रहो और वहीं के वहीं मुझसे पूछो। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली ये गलतफहमी रहती है इंटरव्यू ले लेके कि वही स्मार्ट है। स्मार्ट बच्चे भी होते हैं, लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो फिर छड़ जाते हैं वहां। लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और वो इंटरव्यूअर को अपनी तरीके से टर्न करना जानते हैं। लेकिन ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप ये इंटरव्यूअर को लेफ्ट राइट आप टर्न नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरव्यूअर आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप इंटरव्यूअर को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। मैं इसके एग्जांपल देता, यदि आप लोग सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते तो मैं उतना खुल के बोल पाता। अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के कारण अब मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे क्या डिस्कशन करूं। हाँ, यदि अपना ये सेशन अगले 6 मंथ बाद या 1 ईयर के बाद होगा तो भी कुछ क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली बता सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा कंट्रोल में रह के बोलना है, नहीं तो टेक्निकल इंटरव्यू के तो अभी मैं यही फायर करूंगा और आप यहीं के यहीं पे आउटपुट्स दोगे, और मैं आपको यहीं पे अपना पूरा डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ठीक है, असेसमेंट तो टीम वर्क में आपने क्या करा, आपकी इंडिविजुअल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 साल हमको अपना बायोडाटा, हमें अपना रिज्यूम शानदार बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सभी लोगों को पता है हमें नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, हमें कोई बायोडाटा नहीं बनाना है मेरिट के लिए कि बायोडाटा काम आए। हमें एज अ रिज्यूम तैयार करना है फॉर कंपनी, एज अ इंजीनियर। तो उसके लिए आपने क्या स्किल्स डेवलप करी है। लिखने को तो ऐसा होता है, नेट पे जाते हैं, स्किल्स उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया, लेकिन ये कॉपी पेस्ट मारोगे, यही बायोडाटा, यही रिज्यूम कंपनी के डेस्क पे रहेगा, और जब वो इंटरव्यूअर उसको रीड करेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को फायर करेगा। तो सारी झूठ पकड़ाई में आ जाएगी। वो बोलेगा अगर आपने 4-5 चीजें लिख दी और उसने पूछना चालू करा और आपने उसमें से कच 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 शुरू हो गया, तो समझ जाओगे, वो खुद समझ जाएगा कि क्या है। अब उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो बल्क में एम्प्लॉय लेके जाना है, सिर्फ एम्प्लॉय लेके जाना है, तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर वो उसको ये लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ इंजीनियर्स को लेके जाना है, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए झूठ नहीं लिखना। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, कंपनी आई है और उसका टारगेट है कि मैं 300 स्टूडेंट को लेके जाना है, मुझे थोड़ा बहुत सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी भी जरूरी है कि उसको 300 स्टूडेंट पिक करना है, सब चलेगा। लेकिन अगर आपको ये लगा कि नहीं, इस कंपनी ने ये नहीं बताया कि कितने पिक करना है, प्लस उसने पहले से ही अगर ये बता दिया कि पैकेज क्या होगा इस इंटरव्यू में, तो उस पैकेज के को देख के भी हमें अपने आंसर्स देने पड़ते। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका टेक्निकल का मींस लैंग्वेज सॉलिड हो, पर्टिकुलरली लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी। कई बार ऐसा होता है, कंपनीज आती हैं, उनका पूरा मूड रहता है कि मुझे स्टूडेंट को 4 से 8 के बीच में कहीं पर लेना है। ये कंपनीज उनको बोलती है कि हाँ आप ले जाओ,
बल्क में ऐसा चाहिए। और अगर इससे ज्यादा हमको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बिल्कुल ही एक फ्रेश ब्रेन, एक अलग ही टाइप का स्टूडेंट मिल रहा है वहां से, एक अलग ही कैंडिडेट मिल रहा है, तो छूट देते हैं हम। तो उस केस में जब ऐसा लगता है कि हाँ, इन्होंने अभी आपको ये रेंज नहीं बताई है, आपको ये नहीं बताया कि कितने का पैकेज है, तो अपना बेस्ट दो। और अगर उन्होंने बोल दिया है कि हमने तो 3 लाख का पैकेज है, या 3.5 का, या 4.2 का, या 4.5 का है, कंपनी को देख के मुंह खोलना पड़ता है। कंपनी के पैकेज को देख के मुंह खोलना पड़ता है। अगर ओरेकल आ रही है तो आंसर्स अलग होंगे, यदि इन्फोसिस आ रही है तो आंसर अलग होगा, और अगर टीसीएस बल्क में आ रही है तो आंसर अलग होगा, नेटलिंक आ रही है तो आंसर अलग होगा, और कोई एज सच स्टार्टअप आ रहा है तो पैकेज बता, और अगर पैकेज नहीं बता रहा है तो आंसर अलग होगा। और अगर पैकेज बताए, बिल्कुल अगर आपको लगता है वो 10 के अबव पैकेज दे रहा है, तो आंसर, मतलब एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों ने अभी उसमें से, हो सकता है कुछ लोग अगर कंप्यूटर साइंस के होंगे तो यूजर कुछ फ्रेंडली होंगे। मैंने पहले भी एक आध 2 दिन पहले भी बताया था कि जस्ट सिंपल से मेन क्या है। अब इसी के देखा जाए तो 3.5 का आंसर अलग है, 3.5 के अबव 6 के आसपास तक का आंसर अलग है, 10 के अबव की कंपनी का आंसर अलग है, और 18 के अबव की कंपनी का आंसर अलग है, और सभी का क्वेश्चन सेम होता है। मेन क्या है, सबके आंसर्स अलग अलग है, और जो सबसे पॉपुलर आंसर है वो एक ही होता है कि मेरे फंक्शन, थोड़ा बहुत अगर कर भी दिया तो भी वो इसी के आसपास घूमता है। तो ये छोटे से छोटे, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई व्हाट इज सी प्लस प्लस, एक सिंपल, कोई नहीं पूछता, ये कंपनी कोई नहीं पूछती व्हाट इज सी प्लस प्लस, वो लोग पूछते हैं डिफाइन सी प्लस प्लस। लेकिन होता यह है कि स्टूडेंट व्हाट इज सी प्लस प्लस समझ कर डिफाइन सी प्लस प्लस कर देता है, और मोस्टली स्टूडेंट वो पूछता है सी प्लस प्लस क्या है, और वो बता देते हैं मोस्टली स्टूडेंट, सर सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, it's a object oriented, it belongs to object oriented concepts, इसके आसपास रहते हैं। और ज्यादा ही होता है तो इसके बाद में वो क्या करते हैं, देखते हैं कि बस इससे अभी लगता है कि ये इंटरव्यू सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो चालू कर देते हैं कि हिस्ट्री की इसने बनाई थी, सन में बनाई थी, इस लैब में बनी थी, इसका पहला वर्जन सी था, पता नहीं कैसे वर्जन सी था, क्या सी ने कभी अपने आप को बोला कि 1.1 सी है और 1.2 सी प्लस प्लस है? जब बनाने वाले व्यक्ति ही अलग है तो वर्जन सेकंड कैसे हो सकता है? सर इट्स अ इनहेरिट वर्जन ऑफ सी। ये किसी सी बनाने वाले ने अगर ये लिखा होता तो वी एक्सेप्ट, शायद कंपनी भी एक्सेप्ट कर, लेकिन बनाने वालों ने ये नहीं लिखा। लेकिन ना जाने इस समय बोलने वाले मोस्टली स्टूडेंट इट्स अ इनहेरिट वर्जन ऑफ सी। ऐसे बेवकूफी जैसे आंसर दोगे और बोलोगे सर मैंने तो 15 लाइन सी प्लस प्लस पे बताई, तो बताओ ना, डिफाइंड में तो आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट बोले कि इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा बोला कि इट्स अ ऑब्जेक्ट, इट्स बिलोंग टू अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। लेकिन बाकी का जितना भी बोला ये तो हिस्ट्री थी। क्या कंपनी ने पूछा था कि हिस्ट्री बताओ? और क्या हिस्ट्री बता रहे? कोई वो फर्स्ट ईयर का वाइवा लेने थोड़ी नहीं आएगी आपसे हिस्ट्री पूछेगी। इसलिए हमें प्रिपरेशन ये नहीं करनी है कि हमारा सेमेस्टर फर्स्ट है, हमारा सेमेस्टर सेकंड है, हमें इसको फोकस करना है, ऐसा गलती से भी मत सोचो। आप इसको ऐसे समझो कि अभी आप एबीसीडी पढ़ रहे हो और फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरी इंग्लिश बोलनी है, लेकिन उसकी प्रोसेस अगर आपने आज से शुरू नहीं करी तो लास्ट में जाके यही होगा कि हिस्ट्री सुनाकर आ जाओ। अब आप सोचो कि अगर कोई 10 लाख की कंपनी आ रही है, आप उसको भी वही डेफिनेशन बोल रहे हो, और कोई 3.5 की आ रही है, आप उसे भी वही डेफिनेशन बोल रहे हो, तो 10 वाली उस डेफिनेशन से आपको क्यों, कैसे जज करेगी कि आप सही हो कि गलत? तो हमें स्किल जो डेवलप करनी है वो ऐसी होती है कि हमारे अंदर प्रोग्रामिंग की स्किल डेवलप हुई,
लैंग्वेज फिर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अंदर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको इंग्लिश आती है, अब चाहे वो किसी भी कंट्री में जाए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज आए, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस कंटिन्यूशन से आएगा, ये कंटिन्यूशन की प्रैक्टिस से आएगा। फर्स्ट ईयर फॉर लर्निंग, सेकंड ईयर प्रैक्टिस एंड बल्कि प्रैक्टिस विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस, और थर्ड ईयर फुल्ली डिवोटेड टू योर प्रोजेक्ट। सर जब प्रोजेक्ट की कॉलेज बोलेगा तब मैं प्रोजेक्ट सोचूंगा, तो बनाओगे कब। यदि कुछ ज्यादा हो रहा हो तो प्लीज, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बाद में समझ में आती है, लेकिन थैंक्स टू योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीजन कि वो आपको फर्स्ट ईयर में इस प्रकार के वेबिनार कंडक्ट करा रहे हो, जिसमें स्टूडेंट को कम से कम एक प्रॉपर रोड मैप दिखे। करना नहीं करना आपके ऊपर है, करना नहीं करना सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये हो सकता है कि बाय चांस कभी भटक रहे हो, और अगर बाय चांस कोई एक आधी मेरी बात आपको दिल पे हर्ट कर जाए और उस समय याद आ जाए और आपका डायरेक्शन वापस सही हो जाए, बस तो समझ लो कि सब सही है। तो मेन चीज जो है वो ये कि आखिर ये कंटिन्यूशन में आएगा कैसे। तो ये जितनी भी जो भी असेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं, उनका मेन मकसद ही यही होता है कि भाई आप टीम वर्क में आपने क्या करा और उसमें आपकी स्किल क्या है। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे, सब एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे नए स्टूडेंट नहीं है। और ऐसे स्टूडेंटों को छांट लेते हैं जो बोले यार ये व्यक्ति इससे रिलेटेड पॉइंट भी सही बोल रहा है, बी से रिलेटेड पॉइंट भी सही बोल रहा है, सी से रिलेटेड पॉइंट का भी अकल है, फोर्थ वाले पॉइंट में भी कुछ कुछ तो सही बोल रहा है। बोले यार ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, इसको उठा लो। ये एक ऐसा कैंडिडेट होगा, ये एक ऐसा एसेट कंपनी के लिए होगा जिसको जिस डायरेक्शन में बोलोगे ये उस डायरेक्शन में जाएगा और अचीव कर कर ही अपना गोल आएगा। हर प्रकार के लोग चाहिए। अगर कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता नहीं सर मैं कंटिन्यूशन में बैठ के काम नहीं कर सकता, मेरे पास लॉजिक है, कोई बोलता है मैं उसको बोलता हूँ ऐसे नहीं वैसे कर लेना, बन जाए। अगर ये भी आपके अंदर खूबी है लेकिन आप बैठ के बना नहीं सकते, आप कंटिन्यू 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे आप लॉजिक लिख नहीं सकते, लेकिन आप उस लॉजिक का एक रोड मैप दे सकते, तो भी इंडस्ट्री बोलती है कि हमको तो मार्केटिंग वाले लोग भी चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज तो सॉलिड हो लेकिन बैठ के बना नहीं सकते। बोले वेलकम, लेकिन ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। बोला सर कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है और टैलेंट भी नहीं है, तो चुपचाप बैठो और उसी इंडस्ट्री में उसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और ये सब प्रैक्टिकल्स है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत कभी अगर किसी पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने जाओ तो आपको पता चलेगा वहां पे मोस्टली एम्प्लॉइज टीसीएस के होते हैं। तो टीसीएस क्या कर रही है, जो एम्प्लॉय उनको ऐसा लगता है कि भाई ये डेवलपमेंट का नहीं है तो उसे सर्विस इंडस्ट्री में डाल देती है, और जो डेवलपमेंट वाले होते हैं उसे डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ले जाती है। ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दो बेसिक पार्टों में डिवाइडेड है, या तो सर प्रोडक्ट बनाती है या तो उसकी सर्विस देती है। तो इस तरीके से आपको खुद को भी ये जो असेसमेंट वाले जो इंटरव्यू वो ये देखते हैं तुम कंपनी में किस लायक हो। यदि उनके जो भी पैरामीटर्स देख रहे हैं उसमें से आप किसी भी तरीके से हो तो वो वेलकम करते हैं, अदरवाइज ओके बाय। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि आखिर हम ये जो इंटरव्यूज अभी हम देख रहे थे कि जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, असेसमेंट होता है, फेस टू फेस होता है, इंटरव्यू पैनल्स के सामने बैठते हैं, या जो ग्रुप इंटरव्यूज होता है, आखिर अब हम इनको क्रैक कैसे करें।
हम आने वाले 3 सालों में आखिर ऐसे कैसे प्रैक्टिस करें कि हम इन सबको क्रैक कर सकें। ये 6 महीने की प्रैक्टिस नहीं होती। 6 महीने में इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर आप सोचो कि टेक्निकल राउंड्स को या आप टेक्निकल इंटरव्यूज को या आप इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज को क्रैक कर लें 6 महीने की मेहनत से, तो पता नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पूछने के लिए नहीं बैठते। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, क्योंकि आज आप भले ही फर्स्ट ईयर में हो, एक सब्जेक्ट चलेगा, एक लैंग्वेज चलेगी, लेकिन आप फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, बोले सिक्स्थ सेमिस्टर में तक आते आते कम से कम आपके पास 4 लैंग्वेजेस की स्किल होनी चाहिए। 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस की, 4 डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और स्किल का मतलब ये नहीं कि हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। स्किल्स का मतलब ये है यहाँ पर कि जो वो 4 प्रकार की जो लैंग्वेजेस है, जो 4 डिफरेंट टाइप की, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में वर्क करने वाली लैंग्वेज है, वो आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप पकड़ लो और आंसर उस डायरेक्शन में दे सकते, और तभी आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला पाओगे। और अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो जैसा इंटरव्यूअर बोलेगा आप उसके हिसाब से चलोगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो सकता है कि भारी भारी बातें हैं, लेकिन मार्केट का सही तरीका जो मार्केट में अभी तक चला आ रहा है वो मोस्टली यही है कि वो लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर के आसपास पहुंचते पहुंचते तक, जब तक सीनियर में घबराहट नहीं होती तब तक उसके नीचे वाला जूनियर समझता ही नहीं है कि आगे कुछ होने वाला। तब तक क्या है, तू जा रहा है, हाँ मैं भी जा रहा हूँ, चल तेरे साथ मैं भी चल देता हूँ। घूमने के जैसा कंप्यूटर लैंग्वेजेस को बना देते। बोले यार सुना है कि सब करते हैं, चल मैं भी कर लेता हूँ। उसे पता ही नहीं कि करना क्यों है। हमने सुना है कि सब पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ लेते, तो ये भी देखो कि सब पढ़े रहते हैं तो तुम भी पढ़े रहो। और मैंने पहले ही बताया कि 60 स्टूडेंट के स्ट्रेंथ की क्लास में अगर आप ये सोचो कि मतलब एक एज अ फैकल्टी, एज अ ट्रेनर 60 एक समान है, लेकिन वो 60 तो एक जैसा सोचे, और उसमें से पता चलता है कि वह मुश्किल 20, और उसमें से भी हाई इंटरव्यू को क्रैक करने वाले 1 और 2 तो होता है। कॉलेज के अंदर कंपनी आती है और 10 लाख के अबव के पैकेज पे 2-3-4 बच्चों को लेके जाती है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा लो, आप पिछले ट्रेंड्स उठा के देख लो, तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ होती है। और जब हायर पैकेजेस की बात आती है तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, बस यही जाते। तो आप उस लेवल पे मेहनत तो करो, तो आप भी उन 4 में आओगे। किसी कारण से यदि किस्मत साथ नहीं दी, मेहनत करो, अगर फिर भी किस्मत साथ नहीं दी तो थोड़ा नीचे आ जाओगे। लेकिन ठीक है, कईयों से तो बहुत ऊपर हो। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, क्या बड़ी बात है, देखा उसका हो गया, अपन तो उससे अच्छे हैं। तो उससे अच्छे तो उससे अच्छा पैकेज भी तो लो, और उससे अच्छे पैकेज के लिए उससे अच्छी मेहनत भी करो। लेकिन सिर्फ 2 या 4 या 6 दिन नहीं, पूरे 6 सेमेस्टर तक आपको कंटिन्यूशन में मेहनत करनी। लेकिन मेहनत का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमें पसीना बहाना है। यहाँ पे मेहनत का मतलब ये है कि हमें प्रोग्रामिंग में डूबना है, हमें लैंग्वेजेस में डूबना है। जैसे हम हिंदी में डूबे हुए हैं, हम कैसे भी अपना काम निकाल लेंगे हिंदी की मदद से। जैसा चाहेंगे, हम कहीं पे भी फंसे होंगे, हम अपना काम निकाल लेंगे। हमें भी इसी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में डूबना है। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछे, हम किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएंगे। तो उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज के पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके जो आंसर्स है, इस आंसर्स में इस आंसर्स में कुछ ऐसी चीज है जो C++ को भी टच करती है, जावा को भी टच करती है, पाइथन को भी टच करती है, क्योंकि इस स्टूडेंट ने, इस कैंडिडेट ने ऐसा आंसर दिया है कि समझ में ही नहीं आएगा। सही है,
लेकिन किस लैंग्वेज को ध्यान में रख के दिया है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको सबकी टच मिलेगी। लेकिन ऐसे आंसर्स क्या हर किसी को दे दे? ऐसे आंसर्स तभी हम देंगे जब हमें क्वेश्चन पे डाउट होगा कि इसने C++ से पूछा है कि C से पूछा है कि जावा से पूछा है कि पाइथन से पूछा है कि किस लैंग्वेज से पूछा है। हमें क्वेश्चन पे डाउट है, तो आंसर भी डिप्लोमेटिक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन स्पष्ट है कि नहीं ये तो पाइथन ही पूछ रहा है, तो आंसर पाइथन का ही होना चाहिए। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि किस लैंग्वेज से रिलेटेड पूछ रहा है, तो डिप्लोमेटिक आंसर देने का कैलिबर भी आपके पास होना चाहिए। ये हुनर आपके पास होना चाहिए, और ये हुनर सिर्फ कॉन्फिडेंस से आएगा जब लड़ नहीं सही लगता तुम प्रकार। लोग कुत्ते बिल्ली की तरह उठते से ही। ये किसको? YouTube पे लाइव चल क्यों? रहा है, प्लीज ये कौन स्टूडेंट है? हेलो अश्विन, ये रिदम जो टूटता है ना, ये गड़बड़। चलिए, तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जब क्वेश्चन, और कई बार इंटरव्यूअर डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस पूछता है चेक करने के लिए कि नॉलेज एक का है कि कुछ और भी। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो किसी एक लैंग्वेज से रिलेटेड आंसर दे देते। लेकिन ये ब्रेन गेम खेलना भी हमें आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से कोई ब्रेन गेम खेलना सीख जाओ। लेकिन फर्स्ट ईयर से यदि आपने लैंग्वेजेस को समझा है, और मैंने पहले भी बताया लैंग्वेजेस एक्चुअली नहीं समझी जाती है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, जो कि या तो प्रोसीजरल होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, या तो फंक्शनल होते हैं, या तो स्क्रिप्टेड होते हैं। जब आप इस प्रकार की चीजों पे वर्क करते हैं तो लैंग्वेज आपकी मुट्ठी में आती है। और जब लैंग्वेज आपके मुट्ठी में आएगी तो टेक्निकल इंटरव्यू आपसे लैंग्वेज पे डिस्कशन ना करके कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है? हेलो अश्विनी, प्लीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? लेकिन जहां तक है कि ये गलती से अनम्यूट हो रहा है, तो उस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि जो आपको हायर पैकेजेस अगर क्रैक करना है तो आपको 4 चीजों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी। अब ये सॉफ्ट स्किल्स, ये हर व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसा सोचो, बोले सर सॉफ्ट स्किल्स में तो बहुत सारे वेज होते हैं, उसमें से हम किसे डेवलप करें, तो इंटरव्यू तक तो आपको सब आना चाहिए। लेकिन एक इंग्लिश, ध्यान से समझना, एक इंग्लिश वाली फैकल्टी, इंग्लिश वाले सर मैडम को छोड़ के आप किसी दूसरे से सॉफ्ट स्किल की उम्मीद मत करना एज अ ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर। क्योंकि हर ट्रेनर, जो भी आपके कॉलेज में हो, चाहे आप बाहर कहीं पे भी जाओ, जो भी ट्रेनर होता है वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। वहां पे फिर ट्रेनर को सॉफ्ट स्किल, हाँ अगर कोई इंग्लिश वाला है तो उनका काम ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनका काम ही ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है, वो आपको प्रिपेयर ही उसी स्टाइल में करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि कोई डेटा स्ट्रक्चर के सर आए और वो आपको सॉफ्ट स्किल के हिसाब से आपको बताए, तो जनरली ध्यान रखना कि मोस्टली केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, किसी भी ट्रेनर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए, और यदि कोई ऐसा ट्रेनर है जो बहुत ही सॉफ्ट स्किल स्टाइल से बता रहा है, तो वो हो जाते हैं चॉकलेटी सर्स। और ये चॉकलेटी सर
का नॉलेज भी बड़े अच्छे चॉकलेट जैसे अंदर जाता है, और जब ज्यादा चॉकलेट खा लो तो पेट भी गड़बड़ हो जाता है, डाइजेस्ट भी नहीं करते बनता, क्योंकि वो सॉफ्ट के चक्कर में स्टूडेंट को सही करना भूल जाते हैं। और ट्रेनर का काम आपकी भलाई होता है, आपको क्या अच्छा लगता है इससे उसे लेना देना नहीं होता है। एक अच्छा ट्रेनर यही बोले, भाई आप कैसे अच्छे बन, ये मेरा काम है, उसके लिए मुझे जो तरीका अपनाना होगा मैं अपनाऊंगा, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है मैं वो आपको अगर सर्व करने लगा तो आप कभी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लर्नर कभी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए सॉफ्ट स्किल आपको अपने लेवल पे डेवलप करनी, उसमें आपकी बॉडी पोस्चर से लेके आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके बोलने का स्टाइल, आपके बोलने का वे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ मिक्स होता है। लेकिन जब आप टेक्निकल राउंड में जाओगे तो सॉफ्ट स्किल्स सॉफ्ट हो जाएगी और टेक्निकल पॉइंट स्ट्रांग होंगे, क्योंकि सैलरी डिसाइड करता है टेक्निकल। आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं कि नहीं है ये सॉफ्ट स्किल के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन आप एक कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट है कि नहीं है ये टेक्निकल राउंड के बाद पता चलता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। सॉफ्ट स्किल पे आप अपने लेवल पे वर्कआउट कर सकते हो फर्स्ट सेम से, और मोस्टली स्टूडेंट धीरे धीरे, पहले जैसा तो अब जमाना रहा नहीं कि हम ये सीखेंगे तो ही हमें आएगा, बहुत लोगों को पहले से बहुत कुछ आता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जैसे ही हमने टेक्निकल मतलब जैसे ही हम इंटरव्यू रूम के अंदर घुसे, तो जैसे वाइवा में कई बार हाँ, पल्सेस तेज चलने लगती है, इंटरव्यू में भी पल्सेस तेज चलने लगती है, और अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो तो वो चेहरे पे नजर आ जाती है। लेकिन इसी का उल्टा, यदि आप टेक्निकली सॉलिड हैं तो अगर वो पल्स 2 मिनट तो बहुत होता है, मतलब मुश्किल से 5 या 7 सेकंड के लिए यूं यूं हुई भी, तो भी जैसे ही आप सीट पे बैठोगे नॉर्मल हो जाओगे और उसके हर फायर को अच्छे से हैंडल करोगे। तो सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छा, हमारे पास में सॉफ्ट स्किल है सर, देखिए मैं क्या फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि अगर आपके दिमाग से वो थॉट ही क्रिएट नहीं हो रहा जो आपको बोलना है, तो आपकी सॉफ्ट स्किल चाहे कितनी भी शार्प आप इंग्लिश बोले, चाहे कितना भी शार्प आप कोई लैंग्वेज बोले, अगर पीछे से थॉट्स जनरेट होना बंद हो जाए, कॉन्सेप्ट्स निकलना बंद हो जाए, तो आप क्या कर लोगे। इसलिए 6 सेमेस्टर तक हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और सॉफ्ट स्किल को अपने दोस्तों के ऊपर अप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना, ये बात होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो 6th और 7th सेमेस्टर में आपके यहाँ पे जो भी जीडी वगैरह के ऐसे कुछ राउंड्स वगैरह होते होंगे, उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, तो उनको कभी मतलब ये नहीं अरे ये क्या जीडी, बिल्कुल करो, वो बहुत जरूरी है। एप्टी उसे करो, बहुत जरूरी है। अगर बोला सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एप्टीट्यूड की कोई बुक उठा लो, ऐसे 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चंस करना चालू कर दो। ये धीरे धीरे करके 6 साल में, सॉरी 6 सेमेस्टर तक आते आते कितने सारे आप एप्टीट्यूड के मजे ले लेके करने लगोगे, पता ही नहीं चलेगा। ये सब कुछ 7 सेमेस्टर में काम आएगा। टेक्निकल राउंड तक पहुंचने में ये सब चीजें जरूरी होती है। आपके पास बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन आप उसके फर्स्ट सेकंड राउंड में किक आउट कर दिए गए तो गड़बड़ है। तो आपका टेक्निकल नॉलेज उसने देखा ही नहीं, तो आप अच्छे हो कि बुरे वो जानते ही नहीं है, तो क्या करोगे आप। तो अगर आप टेक्निकली सॉलिड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की स्किल्स आपकी वीक पड़ जानी चाहिए। कंपनीज इन टेक्निकल राउंड्स में या कंपनीज इंटरव्यूज में ये भी देखती है कि जो कैंडिडेट है वो इंथुसियास्टिक है कि नहीं है, उसमें पैशन है कि नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नौकरी लेने तक, अच्छे पैकेज तक तो यूं 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 कर रहा है और बाद में बोलेगा अब तो जॉब लग गया, अब तो मुझे आराम करना है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोगों को दिखाने के लिए पता चल रहा है कि नंबर 1 पे आना है, 1 पे आना है, अच्छा पैकेज लेना है, टॉप करना है, टॉप करना है,
और उसके बाद में पता चला, बोला अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या, अब तो जॉब भी लग गई, अब क्या करना है, आराम कर। तो ऐसा ना हो कि 3 साल मेहनत करो, चौथे साल में आपका प्लेस लेटर आपके हाथ में आ जाए, और उसके बाद में 4th ईयर तक तो आपने कॉलेज में बढ़िया करा और वहां पे जाके कंपनी में जाके गड़बड़। इसलिए जो भी इंटरव्यू टीम होती है, जितने इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनमें से कोई ना कोई इस प्रकार का एक्सपर्ट रहता है जो ये देखता है कि ये व्यक्ति में जुनून कितना है। कई बार ऐसा होता है किसी एक में नहीं होता, दूसरे में होता है। कोई बोलने में एक्सपर्ट होता है, कोई करने में एक्सपर्ट होता है। तो जो करने में एक्सपर्ट है बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, तो अब आप उससे ये उसको जज नहीं कर सकते कि उसको आता नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बोल रहा है लेकिन उसे आता कुछ नहीं है, कंपनी को दोनों लोगों की जरूरत है। क्योंकि मार्केट से जब प्रोजेक्ट उठाना है, जब उसे BHEL से प्रोजेक्ट उठाना है, उसे DRDO से प्रोजेक्ट उठाना है, उसे बैंक से प्रोजेक्ट उठाना है, तो उसे बोलने वाला व्यक्ति चाहिए। और जब वो उठा के लेकर आए तो उसे काम करने वाले लोग भी चाहिए। वो बेचारे काम करने वालों को भी ढूंढते हैं। इसका मतलब कि यदि आपका कोई सॉफ्ट स्किल का पॉइंट गड़बड़ है, थोड़ा बहुत वीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अब अगर आप उसमें जीरो है, सर मेरे को तो बहुत हार्ट बीट बढ़ गई थी, मैं तो इंटरव्यू फेस करने ही नहीं जा पा रहा, गए काम से। तो इसलिए अपने काम के प्रति पैशनेट होना जरूरी है, इंथुसियास्टिक होना जरूरी है, और ये सब वो स्किल्सों में देखते हैं। और हमेशा प्रिपेयर होना है हमें। थर्ड पॉइंट, बी रेडी टू राइट अ कोड। हर बार हमेशा तैयार रहना। हम जो बोलेंगे ये हमें बोल सकता है कि आप कोड लिख के दिखाओ, और बिल्कुल बेसिक कोड। अब A4 साइज के पेज पे कितना कोड लिखवाएगा वो आपसे? खुद सोचो, एक A4 साइज का पेपर है, कितना कोड लिखवाएगा? प्लस क्या ऐसा प्रोग्राम दे देगा, क्या हम बैठ के उसमें हाफ आवर तक कोड लिखेंगे? तो वो इंटरव्यूअर हमारे लिए हाफ आवर्स तक बैठा रहेगा क्या हमारे सामने? इसका मतलब क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपसे कोड जरूर लिखवाएगा, लेकिन वो कोड बहुत छोटा होगा। अब वो छोटा होगा तो वो तो लगभग हर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट छोटे कोड लिखने में तो एक्सपर्ट होता है, जिसको आप दूसरा नाम बोल देते हो, सर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। लेकिन उसी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई है जो आपके लिखने और लिखने के बाद उसके पूछने से पता लग जाएगा कि आप उस लैंग्वेज में आपकी डेप्थ कितनी है, आपने उस लैंग्वेज को कितना समझा। कौन स्टूडेंट ऐसा होगा जो आफ्टर 3 years इन 7 सेमेस्टर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर इंटरव्यू देने जा रहा है तो नहीं लिख पाएगा? और अगर कोई वो भी नहीं लिख पा रहा है तो उसको तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन सब लिख देंगे तो फिर वो आप कैसे उसमें अलग कहलाएंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आप उसमें फिर कुछ अलग बन पाएंगे? वो कैसे जज कर पाएगा कि नहीं, यू आर अ डिफरेंट कैंडिडेट? आपका सोचने, काम करने, आपके बोलने का तरीका अलग। उनको ये अलग तरीके वाले लोग चाहिए, क्योंकि कॉमन वालों के लिए कॉमन चेयर्स रहती है, लेकिन अनकॉमन थॉट्स रखने वालों के लिए, अनकॉमन समझने वालों के लिए रिवॉल्विंग चेयर्स रहती है। आप समझना इस बात को। मैंने कल भी बोला था कि फील्ड कि जो भी व्यक्ति क्रिकेट मैच देख रहा है उन सबको क्रिकेट आता है। कभी ना कभी सबने बैटिंग बॉलिंग कीपिंग फील्डिंग सब करी। हो सकता है अपनी अपनी कंपनी की टीम के लिए भी खेले, फिर भी वो किसमें बैठे हुए हैं? फील्ड। लेकिन प्लेयर तो 11 ही है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कॉलेज की 60 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, कॉलेज नहीं बोलूंगा सॉरी, आपकी क्लास की 60 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में, ध्यान से समझना, कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 11 प्लेयर, तो 60 स्टूडेंट की क्लास में कितने प्लेयर, ये आपको डिसाइड करना होगा। और अपने मन में ये चीजें रिपीट करनी होगी। कभी वीक पढ़ भी रहे हो तो रिपीट करो, अरे यार 60 में से क्या मैं 1 नहीं हो सकता?
अगर मैं 60 में से 1 नहीं हो सकता तो आप ही के कॉलेज में 320 में से 1 कैसे होऊंगा, 3000 में से 1 कैसे होऊंगा। और जब मैं अपनी क्लासरूम के ही अंदर में अच्छा नहीं कर पा रहा, तो जब मैं कल मार्केट में जाऊंगा तो मार्केट तो भाई पूरे इंडिया के लिए ओपन है। सर क्या हुआ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो जाएगा, जब यही अच्छा नहीं कर पाए तो वहां क्या करूं। इसलिए अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करना होगा। तो कोड राइट करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर आपके पेन के लिखने की स्टाइल से, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मे भी कुछ बच्चों को समझ में आए जो समझते होंगे इस भाषा को, और नहीं आए तो आप इसको सुन लेना, जब कभी आपकी बारी आएगी तो आप कुछ समझ जाओ। लिखते हैं, उन्होंने बोला हेलो वर्ल्ड लिखो, और आपने क्या करा, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। जैसे ही आपने दूसरा हैश लगाया, अब आप कुछ भी लिखो वो समझ गया कि मुझे इस स्टूडेंट को नहीं लेना। नहीं सर, हम तो अच्छा लिख रहे थे, हम चाह रहे थे कि साफ सुथरी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। उसने बोला क्या कि तुम साफ सुथरी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। नहीं सर, इससे अच्छा लगेगा। इससे अच्छा नहीं लगेगा, इससे ये दिखेगा कि आप रेक्टिफिकेशन पे काम कर रहे हो। आपको ये पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो इस तरीके से, जब टेक्निकल इंटरव्यूअर का तरीका अलग होता है, वो बोलता है पहले उतना तो करो जितना बोल रहा हूं तुमसे, एक्स्ट्रा किसने मांगा। सर इसमें गलत क्या है, भाई सही बात है, मैं खुद बोलता हूँ कि आपने दूसरी लाइन लिखी, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इंटरव्यूअर है उसको तो अलग व्यक्ति को छांटना है ना, जो ये देखना चाहता है कि तुम्हें काम की लाइंस आती हैं कि नहीं आती, कि जो सब लिखते हैं वही तुम भी लिखते हो। कंपाइलर क्या करता है सर, एरर डिटेक्ट करता है। सर क्या करता है सर, एरर डिटेक्ट करता है। वाया कंपाइलर एरर डिटेक्ट कैसे करता है, फिर चुप। लेकिन अगर आपने इसी चीज को दूसरे तरीके से बोला कि एरर डिटेक्ट करता है, एरर डिटेक्ट करता है, एरर फाइंड करता है, क्योंकि आपने यही प्रैक्टिकल्स पे देखा है, इसलिए आपने वो बोला। इसलिए फर्स्ट डे भी मैंने बोला था कि भाई प्रैक्टिकल लिमिट में होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का खेल होती है। फर्स्ट भाषा, ध्यान समझना, लैंग्वेज से भाषा पे आ गया। हिंदी समझने का खेल होती है, बाद में लिखने की बात आती है। इंग्लिश समझने का खेल होती है, बाद में लिखने की बात आएगी। तो फिर C++ और सी और जावा और पाइथन के प्रैक्टिकल्स क्यों। लेकिन शायद 60 बच्चों में से मुश्किल से 20 बच्चों को ये समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल सेकेंडरी होना चाहिए फंडामेंटल लैंग्वेजेस के। और जब तक तुम दूसरों से अलग हटके नहीं करोगे तो ये भीड़ में खो जाओगे, क्योंकि भीड़ भी उसी प्रोसेस पे प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। पहले ही मान लिया कि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो तुमको कोई भी सर आके बोलेगा तो तुम उसकी बात मानोगे नहीं, क्योंकि सब लोगों ने ऐसे ही सुना है, सबने ऐसा ही बोला है, हमारे सीनियर्स भी ऐसे ही बोलते हैं। तो सीनियर्स ने कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन कितने बोल रहे हैं सब सुनो, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो खुद क्या कर पा रहे हैं वो भी तो देखो। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। बोले सर 1000 स्टूडेंट में से हमारे 500 प्लेस्ड हो गए। किस पैकेज पे, किस पैकेज पे, ये सर हमारे यहाँ पे 600 स्टूडेंट है और 600 में से 600 प्लेस्ड इन फाइनल। पैकेज बताओ। सर मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, प्रोफाइल क्या दी, प्रोफाइल क्या दी। सिलेक्शन तो सबका होना है, प्रोफाइल क्या दी। और मुझे पूरा यकीन, जितने अच्छे बच्चे, तो आपका कॉलेज इतना अच्छा है कि उतनी बढ़िया कंपनी को उतने बढ़िया प्रोफाइल के लिए खींच के लाने में वो सक्षम। तुम अपने आप को डेवलप करो, तुमको सपोर्ट करने के लिए आपकी पूरी TPO टीम बैठी है। और आगे चल के तो वैसे भी MP
सॉफ्टवेयरों के मामले में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद, बैंगलोर, कैमरा, ये सब तो अब इट्स ओके, फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। तो ये कंपनीज भी आके यहाँ के आईटी पार्क्स में अपनी जगह ले लिए, कुछ ने खोल लिए, कुछ अभी खोल रहे हैं, कुछ और आगे बढ़ेंगे, सब आ रहे। लेकिन ध्यान रखना कि इनके पास में अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। अब इनको क्या चाहिए कि भाई मुझे हर प्रकार के एम्प्लॉय चाहिए। अब आप किस प्रकार की मेहनत करोगे उस बात पे डिपेंड करेगा। तो आपने वहां पे जस्ट ऐसा लिख दिया, बोला सर हैश इंक्लूड, और जैसे ही दूसरा इंक्लूड लगाया गए काम से। इसी तरीके से यदि आप, खैर अभी आगे की लैंग्वेजेस अपन छोड़ते हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर उन लोगों ने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ ली कि ये iostream.h क्या है, तो एक कॉमन सी भाषा होती है, सर हेडर भाई, सर ये प्रीडिफाइंड रहती है, क्या है इसमें, चुप, सर ये नहीं लिखेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा, अगर इंक्लूड का आई बड़ा कर देंगे तो सर एरर आ जाएगा। तो एक काम करो, iostream.h को अगर बड़ा कर देंगे तो सर एरर आ जाएगा, क्योंकि एक चीज रट ली कि C++ में मोस्टली चीज स्मॉल लेटर में चलती है, अगर कुछ भी बड़ा लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। अगर मैंने प्रोग्राम में मेन को बड़ा कर दिया तो सर एरर आ जाएगी। इंजॉय करना, आज जाना घर पे और थोड़ा बहुत जिन लोगों को आता है वो ट्राई करके देखना जो चीजें मैं बोल, सर घूम जाएगा। और इसके आंसर जब तक आपको नहीं आओगे आप विचलित रहो। और अगर ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो गए तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है, क्या लैंग्वेज का पार्ट है, क्या हमारा पार्ट है, क्या कंपाइलर का पार्ट है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, क्या इंटरप्रेटर का पार्ट है, क्या आपके वेब ब्राउजर्स का पार्ट है, सब आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि पढ़ना नहीं है, हमें समझना है, समझना है। हमें हर कोड को जब राइट करें तो हमको समझना है। जैसे हमारे इस देश की संस्कृति की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो ये नहीं बोलते कि जाओ पहले डायग्नोसिस करवा करो, वो ये बोलते हैं आप अपनी नब्ज दिखाओ। जब इस दुनिया में डायग्नोसिस की प्रोसेस नहीं होती थी, जब यहाँ पे ऐसी लेबोरेटरीज नहीं होती थी, तब भी वो क्या बोलते थे, नब्ज दिखाओ। वो नब्ज देख के बताते थे कि पेट में पथरी है कि नहीं है, वो नब्ज देख के बताते कि शुगर क्या होगी, उनको नब्ज देख के बताते कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में कहाँ तुमको प्रॉब्लम है, वो नब्ज, वो वेन्स को देख के बताते हैं। आपको इस इंडस्ट्री का डॉक्टर बनना है कि नर्स बनना है कि कंपाउंडर बनना है, डिसाइड एंड डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि ये तो डॉक्टर भी बना सकता है, लेकिन डॉक्टर वही बनेगा जो समझेगा कि मेरे लिखने से इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या हलचल हो रही, मैं ना लिखूं तो क्या होगा, मैं लिखूं तो क्या होगा, मैं कितना लिखूं तो क्या होगा। जब इस सोच से आप आगे बढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं कि ये जो राइट द कोड समझ के अगर करना चालू कर दी तो फिर आपके लिए जो लास्ट वन आता है वो होता है कि भाई प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो। क्योंकि हर टेक्निकल इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे जाके रुकता है और कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट के बीच में से ही पूछते हैं। मैंने अपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में कई बार बताया भी है इन चीजों को, कई बार इन चीजों को मैंने बताया भी, और ये भी बताया है कि देखो प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आपने जब अपने बायोडेटा में अपने प्रोजेक्ट को लिखा है तो वो इंटरव्यूअर मजबूर हो जाए ये सोचने के लिए और अपने स्मार्टफोन को साइड में यूं करके टाइप करे, देखे गूगल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, और उसे गूगल पे रिजल्ट मिले 0, बिल्कुल 0। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, रिजल्ट मिलना चाहिए 0। क्योंकि जो रिजल्ट सब लोगों को दिखता है वो तो कॉमन है, तो पैकेज भी कॉमन है, और अगर रिजल्ट अनकॉमन है तो पैकेज भी अनकॉमन है। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या होता है, प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए सेकंड थर्ड सेमेस्टर से शुरू हो जाओ, 4th सेमेस्टर से बनाना चालू कर दो और 6th सेमेस्टर तक आते आते एंड कर, और 7th सेमेस्टर में तैयार रहो।
किसी को आउट मत करो कि क्या बना है, उसके भी तरीके होते हैं कि कैसे बचा के रखोगे। आपकी तो खैर गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में तो खतरा कई गुना ज्यादा रहता है। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट गलती से फैकल्टी से भी डिस्कस कर दिया तो पता चलता है वो ही आउट हो गया, क्योंकि फैकल्टी पता चला इस कॉलेज से उस कॉलेज में, उस कॉलेज से उस कॉलेज में मूव होती रहती है। कोई कंटिन्यू करने वाली है तो वो एक अलग मैटर है, मैं सबके लिए ये पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं, और गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसे ऐसे होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स आउट मत करो और प्रोजेक्ट पे वर्क करो, और जब वो प्रोजेक्ट आपका होगा तो टेक्निकल राउंड जब भी आएगा वो आपसे प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करता है। तो आपके प्रोजेक्ट में वो पावर होनी चाहिए कि हाँ ये कुछ अलग है, और वो आपसे प्रोजेक्ट में ही अगर उलझ जाए तो कितना अच्छा हो कि वो जो पीछे आपने 3 साल कॉन्सेप्ट्सों पे वर्क किया है उनको वो पूछेगा ही नहीं। अगर प्रोजेक्ट वीक है और टेक्निकल इंटरव्यू अच्छे पैकेज के लिए चल रहा है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं। सारे स्टूडेंट तैयार रहते हैं, सर लूप 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, किस पर्पस को कौन सा लूप सॉल्व करता है। सर टेबल ये बनाता है, ये वो करता है, वो करता है, ये बकवास है। ये 4 टाइप के लूप्स, 3 टाइप्स के लूप किस पर्पस के लिए बने। अगर सभी के बस बोले सर सभी तो कॉमन 1 से 10 प्रिंट करते हैं, ये तुमको महसूस होता है कि 1 से 10 प्रिंट करते हैं। अगर सभी 1 से 10 प्रिंट करते हैं तो बनाने वाला एक ही लूप बनाता, काहे के लिए 3-3 4-4 टाइप के लूप्स बना देता। अगर सारा काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हो जाता तो फंक्शनल और स्क्रिप्ट लैंग्वेज को आने की जरूरत क्या थी। और अगर ये आए तो फिर उसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ड्रॉबैक्स क्या है, प्रोसीजर में ड्रॉबैक्स क्या है। और अगर वो ड्रॉबैक्स हैं तो उनको आज तक उन लैंग्वेजेस को दफन क्यों नहीं कर दिया, क्यों हायर लेवल की इंडस्ट्री अपने हायर लेवल प्रोग्रामर से आज भी, बहुत ही हाई की बात कर रहा हूं, या आप लोगों से इंटरव्यू के लेवल पे तो भी पूछेंगे ही, लेकिन गूगल की जो बेस कोर टीम है वो आज भी सी लैंग्वेज पे काम करती है। लेकिन बेस लैंग्वेज तक, बेस टीम तक पहुंचने के लिए आपको पहले कुछ बहुत सारी चीजें क्रॉस करनी होगी, वहां कोई अभी आपसे सी नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने सी बोला है। अब आप इसको गलत फहमी में किसी और कॉन्सेप्ट से लिंक मत कर दे। मैंने डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोला है, डेटा स्ट्रक्चर सी में भी होता है, C++ में भी होता है, चाहो तो जावा में कर लो, चाहो तो पाइथन में कर लो। डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लैंग्वेज कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के। तो यदि आपका प्रोजेक्ट सॉलिड है तो प्रोजेक्ट में उलझ जाएगा तो ये सबसे बच जाओ, और प्रोजेक्ट नहीं है तो ये सब सॉलिड कर लो, और ये सब सॉलिड होगा तो प्रोजेक्ट 100%। अगर सिर्फ समझ पे आपने सोच लिया कि यार कोई सर एक आए थे वेबिनार में बोल रहे थे हमें 7-6 सेमेस्टर के एंड तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो कि गूगल सर्च पे 0 मिले, अगर ये चीज आपके दिमाग में कहीं घर कर गई और आपने इसके ऊपर वर्कआउट कर लिया तो यकीन मानो कि आपके पीछे के कॉन्सेप्ट अगर वीक भी होंगे तो कोई नहीं पूछ पाएगा, वो प्रोजेक्ट में उलझ के रह जाए। लेकिन प्रोजेक्ट अगर अच्छा सोचोगे तो उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट का भी स्ट्रांग होना जरूरी। इसलिए राइट अ कोड के लिए हमेशा तैयार रखो, लेकिन उस राइटिंग में कुछ यूनिकनेस हो, जो कुछ ऐसा हो कि आपके रूम से, इंटरव्यू रूम से बाहर निकलने के बाद भी उस इंटरव्यूअर को याद आए आपकी हरकत। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, क्या याद आए, आपकी हरकत। तभी वो आपको आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ये वो स्टूडेंट अलग था, वो जो जीन्स की शर्ट पहनकर आया था कि रेड एंड व्हाइट शर्ट पहनकर आया था, या जो भी उस समय, तब जाके व्यक्ति को समझ में आता है कुछ अलग हो, कुछ अलग हो। और वो जो पूछे तो आंसर्स इतने अलग हो कि वही आपको बताएं कि मैं दूसरे भीड़ में बैठा हुआ बच्चा नहीं। आपके आंसर्स इतने अलग हो, लेकिन अलग का मतलब गलत नहीं बोल रहा,
अलग का मतलब जो वो एक्सपेक्ट ना करे कि एमपी के यूनिवर्सिटी का ये बच्चा इस लेवल का आंसर दे सकता है, वो बोल दो। सॉरी अगर किसी को कुछ फील हो रहा हो तो, लेकिन अगर एक कंपनी किसी आईआईटी कॉलेज में घुसती है तो इंटरव्यूअर उस सोच से जाते हैं कि इनसे मुझे ऐसा आंसर मिलेगा, लेकिन जब वो भोपाल के कॉलेज में आती है तो उसकी सोच अलग होती है, लेकिन जब वो रीवा के कॉलेज में जाएगी तो उसकी सोच अलग होगी। अब आप सोचो कि जो इंटरव्यूअर, जो पैनल सोचा ही नहीं कि उसको यहां से आंसर ऐसा मिलेगा और आपने उसको ऐसा आंसर दे दिया, तो आप सिलेक्ट क्यों नहीं होगी। लेकिन आपको उस लेवल पे अपनी हर स्टडी करनी भी पड़ेगी, और इसके लिए जो लास्ट 3 डेज मैंने अभी आपको 1 2 3 करके स्टेप्स बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी फर्स्ट ईयर आपको लगा होगा सर कैसे टॉपिक, मैं साफ साफ बोलूं, वो 3 टॉपिक इंटरेस्टिंग शायद फर्स्ट ईयर के हिसाब से ना हो, लेकिन वो यूजफुल है। ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग हो ना हो, क्योंकि हर मीठी चीज प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम हर फास्ट फूड को अच्छा बोले। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन जुबान पे उसका टेस्ट बेकार होता है। वो फर्स्ट 3 जो क्लासेस थी वो वैसी ही थी, जिसमें टेस्ट भले ही ना हो, लेकिन आपके आने वाले 3 इयर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आप लोग, कोई लोग अगर मिस कर रहे हो, तो आपने शायद आपके कॉलेज ने उसको यूट्यूब पे डाल के रखा है, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, जब अगल बगल में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना जरूर उस वीडियो से। यूट्यूब पे शायद वो है। और फिर इस वीडियो को, अगर मुझे नहीं पता अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है कि नहीं, लेकिन हो तो फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। आपको जब लगे कि यार वो एक सर देखे थे, जरा देखे तो नहीं, तो देख लेना। और नहीं तो पैराबिट टेक्नोलॉजी में पीयूष शुक्ला सर, फोन नंबर नीचे फ्लैश हो ही रहा है। अगर कोई आपको काउंसलिंग की आवश्यकता हो तो मुझसे आप बिल्कुल बेझिझक बात कर सकते हो। मुझे स्टूडेंट से बात करने में, लेकिन कुछ करने आता कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ करना नहीं चाहते तो बहुत प्रॉब्लम है। सर मुझे आता कुछ नहीं, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो आप रात के 2 बजे भी मुझे कॉल करोगे, भले ही आप मुझे या मैं आपको नहीं जानता हूँ। अगर ढंग की बात करोगे तो जरूर मैं आपको फोन पर रिस्पॉन्ड करूँ। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा ऊपर। बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट कि प्रोजेक्ट पे फोकस करना, कोड्स पे फोकस करना। अब ये सारी चीजें, ये सब स्किल्स हमारे अंदर डेवलप कैसे होगी, और क्या इतना कर लेने से हमको एक हायर पैकेज मिल जाएगा, एक अच्छी कंपनीज मिल जाएगी क्या? तो आजकल कंपनीज में भी अपने इंटरव्यू का पैटर्न बदल दिया। इनमें से कुछ बातें मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताई। कंपनी अब ये नहीं देखती आपने कोड क्या लिखा, कंपनी ये देखती है आपने ये कोड लिखते समय क्या क्या करा, आपने ये कोड कितनी बार रब किया, आपने कितनी बार कंपाइल किया, कितना टाइम लगाया बनाने में, इसको रन होने में, इसके आउटपुट जनरेट होने में कितने मिली सेकंड, कितने नैनो सेकंड लग रहे हैं। अब कंपनी आजकल इस प्रकार की स्किल्स देखती है, और इस प्रकार की आपकी कोडिंग में इस प्रकार की स्किल्स को मॉनिटर और वॉच करने के अब कंपनी आपसे टेक्निकल इंटरव्यू ऐसे नहीं, कुछ और तरीके से लेती है। अब हम उनको देखते हैं। जैसे कंपनी आपसे बोलती है कि हैकर रैंक, कंपनी हैकर रैंक से आपका प्रोफाइल चेक करती है, कोड शेयर से चेक करती है, लीड कोड्स, मीट कोड्स, कोड फोर्स। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स है जिनको आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। अब यदि आपने बोला कि सर मैं आज चेक करता हूं, जाके चेक करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। अगर किसी को आता है तो वो चेक करे। तो इसको सही समय जो है ये है आफ्टर 3rd और 4th सेमेस्टर, जब आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड हो, जब आपको
एक दो लैंग्वेजेस का नॉलेज बहुत अच्छे से हो कॉन्सेप्चुअली, ये नहीं कि जो सर सबको आता है सब फंक्शन ओवरलोडिंग हमने ये बोल दिया, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने ये बोल दिया। कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि सी इज अ लो लेवल लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें बच्चों को भी क्या गलती है, पता चलता है कि हमारे यहाँ के हिंदुस्तान राइटर 1990s और 1995 तक कुछ और लिखते थे, और जब उनकी बुक नहीं होकर आई तो 2000 में कुछ लिखते हैं और 2015 से वही राइटर कुछ और लिखते हैं। उन राइटर्सों को ही नहीं पता कि सी वास्तव में लो लेवल लैंग्वेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज। एक ही राइटर की ये 3 इयर्स की बुक में तीनों डेफिनेशन अलग मिलेगी आपको। मतलब एक पॉइंट बता रहा हूं मैं तो सिर्फ कि लो लेवल है कि मिडिल है कि हाई लेवल है, पता ही नहीं। अगर वो आज की तारीख में हाई लेवल हो गई तो फिर 20 सालों से गलत क्यों पढ़ा रहे थे, और अगर 20 साल से गलत पढ़ा रहे थे तो फिर आज सुधरने की क्या जरूरत, क्योंकि बच्चों में अकल आ गई, इसलिए उनकी सुधरना मजबूरी होती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझोगे तो ऐसे राइटर्स यूट्यूबर पे तो भरोसा करना ही नहीं। यूट्यूबर आएंगे, आपको जो बताएंगे आप उतना ही करेंगे, आपका दिमाग इसके बाहर चलेगा ही नहीं, वही फुल स्टॉप हो गया तो आप सिंक्रोनाइज हो गए। और जब आप सिंक्रोनाइज हो गए तो आपका पूरा का पूरा जो इंटरव्यू का पैटर्न है वो भी एक लिमिटेड दायरे में बंध गया। आप वैसे ही बोलोगे जितना आपने गेन किया था, समझ के गेन करते तो कुछ भी, खुद यूं किया तो यूं ही बोलोगे। तो ये जितने भी मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स कंपनीज अब आपसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, आप इन प्लेटफॉर्म पर है तो कंपनी के पास में इसका एडमिन पैनल भी रहता है। वो आपके फोन नंबर, आपके ईमेल आईडी से इनमें से किसी भी, जो भी आप देखा, आपने पूछा बोला हैकर रैंक पे, तो वो वहां पे डाल के चेक करते हैं कि आपने आज तक इस वाली वेबसाइट पे कितने प्रोग्राम ट्राई करे, और उसके पीछे जितना भी कैलकुलेशन है वो सब वहां पे यू एनालिसिस के रूप में सामने दिख जाता है कि इस स्टूडेंट ने 50 क्वेश्चंस ट्राई करे और उसमें से हमारे पैरामीटर पे उसमें से 50 में से 49 यूजलेस। कंपनी वहां से अब आपका टेक्निकल इंटरव्यू चेक, टेक्निकल नॉलेज चेक करेगी। टेक्निकल राउंड पे तो आप कितना अच्छा बोल रहे हो, इट्स ओके, इसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या ये इम्प्लीमेंट भी करता है, तो वो इन वेबसाइट्सों से हर कंपनी आज मोस्टली कंपनी इसके पीछे इनके एडमिन से, इनके टाइप्स, तो इस जगह से जाके चेक करेगी। इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट प्रॉपर डेवलप करो, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, बगैर कॉन्सेप्ट के डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं आता। और जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और इस पे भी पहले फर्जी आईडी बना के करो, हिट एंड ट्राई करो, लेकिन वो आईडी मत देना जो बायोडेटा पे लिखो। और जब बायोडेटा पे आप लिखो तो वो दिन वो होना चाहिए कि उस आईडी से जब भी आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही हो, ताकि वो बोले कि 50 क्वेश्चंस किए थे और उसमें से 30 और 35 पैरामीटर में फुल पाएगा। तब जाके आपका, मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि कंपनी खुद भी आपको कॉल कर सकती है कि हम इस पैकेज के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड। यस, मतलब फर्स्ट फटाक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वही इंटरव्यू हो जाएगा आपका। मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे, आप वेट करोगे कि मेरे पास कंपनी आएगी, कंपनी आके कब आपको ले गई पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। आई थिंक 5:30 तक का टाइम दिया गया है, तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत लिमिटेशंस भी होती हैं अपने पास में कुछ फिलहाल। तो बात हो रही है अभी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए होंगे। कुल मिला के इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट ये है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना। तो आप जैसे इंटरव्यूअर आपसे एक इंटरव्यू से ब्रेन गेम खेलता है, जैसे बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताता हूँ कि हाउ मच यू आर फेयर विथ योर आंसर। कैसे होता है ये राउंड्स? जैसे मान लीजिए कि एक इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है और सामने 3 लोगों से इंटरव्यू चल रहा है। अब वो क्या बोलते हैं पैनल, बोले कि आप एक काम कीजिए, सर्चिंग का प्रोग्राम बनाइए, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो बोले सर्चिंग का प्रोग्राम बनाइए। अब आपने एक सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया,
आपने नहीं, आप जैसे 3 लोग बैठे हुए हैं और तीनों ने सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया। अब वो आपसे बोलेंगे कि आप अपनी कॉपी को शफल कर लीजिए। कर लिया। अब आप बताइए कि इसमें से किसका सही है। तो जो कुछ अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, उसको ये पता है कि हमें इन अगल बगल में बैठे हुए व्यक्ति में से एरर निकालना है, तो वो एरर ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? वो एरर ढूंढेगा, गलती पकड़ाई में आ जाए ताकि मैं बोल सकूं सर इसकी प्रोग्रामिंग में तो एरर है। समझ में आ रहा है? वो बोलेगा कि इसकी प्रोग्रामिंग में एरर है। अब हम जो अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, ठीक है ये तो एरर वेरर हो सकता है, तुम्हारी कॉपी में भी एरर हो, बोलने दो, कोई प्रॉब्लम। अब आप भी दूसरे की कॉपी देखो, तो कम से कम उन 3 में से आपको 2 कॉपी का नॉलेज है। एक खुद ने क्या करा, और दूसरा जिसकी कॉपी आपके पास है, दोनों का नॉलेज है आपका। अब आप दोनों में से हो सकता है कि उसकी कॉपी देख के आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या गलती करी, या आप अकलमंद हो तो आपको उसमें एरर नजर आ जाए। तो इस कॉपी में एरर है, इस प्रकार की चीजों से बचना। हमें उसकी कॉपी में एरर नहीं ढूंढनी। क्या ढूंढे? हम ये देखें कि वो जब वो पूछे कि बताइए कि ये कॉपी सही है कि नहीं, तो बिल्कुल फ्री फेयर, बिल्कुल मतलब समझ लो आप ही जज। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे बेहतर मेरे पड़ोसी ने बनाया है, तो आप एरर वाला पार्ट अगर लगता है कि एरर है लेकिन आपसे बेहतर कोड आपके पड़ोसी ने बनाया है, तो आप बोलना कि नहीं सर इसने मुझसे बेहतर कोड बनाया है, और छोड़ देना उनको जो, क्योंकि मैंने बताया ना कि 60 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, और बॉस हर कोई नहीं बनता। इसलिए आप ये सोचो कि हर व्यक्ति बॉस बन जाए, अब जरूरी नहीं। तो आप अपनी उस चीज को समझो। आप उसको, अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे बेहतर कोड उसने बनाया, तो आप बिल्कुल बोल दो, क्योंकि भाई सिलेक्शन तो उसका होना, आपसे बेहतर कोड। और वो व्यक्ति ढूंढ रहा होगा एरर। अगर आपने एरर करी होगी तो वो बोलेगा कि सर इसकी कॉपी में तो एरर है, ये तो चलेगा ही नहीं। वो वहीं पे उसका सोचना बंद हो गया है। और मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो इंटरव्यू पैनल में, भले ही आपका खास दोस्त बगल में बैठा होगा, पैनल में मतलब आप एज ए इंटरव्यूअर, सॉरी आप एज अ स्टूडेंट या एज ए ट्रेनी, आपके अगर बगल में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, आपका खास दोस्त है, लेकिन उस समय तो आपको पता नहीं यार ये तो 8 लाख की जॉब के लिए है, ऐसे कैसे, तो सर इसकी कॉपी में एरर। अब ये जो एरर शब्द है दबा दो, और अगर सही है तो उसको सही बोलो, और अगर वो गलत है तो उसको गलत बोलो। लेकिन कोशिश ये करना गलत और नेगेटिव चीजों ना बोल के उसके इसमें से कोई पॉजिटिव चीज निकाल के बोलो। सर मेरे से बेहतर इसका प्रोग्राम कैसे, वो पूछेगा आपसे, पूछेगा कैसे, एरर मत बताना, बोलना वो पूछेगा कैसे, तो आप बोलना कि सर मेरा प्रोग्राम भी सही है, इसका प्रोग्राम भी सही है, लेकिन इसने जिस एल्गोरिदम से ये बनाया है, इसने जिस मेथड से ये बनाया है, ये प्रोग्राम एक नंबर ऑफ, जब एंटिटीज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जब ज्यादा होंगे तो इसका प्रोग्राम मुझसे ज्यादा फास्ट चलेगा। वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे, लेकिन आपने फेयर जवाब दिया, सर मुझसे ज्यादा फास्ट इसका चलेगा। मैं लिख के देता हूं, वो फास्ट चलने वाले स्टूडेंट का, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यूअर ये समझ गया कि इसके पास में ये दिमाग है कि स्पीड भी मायने रखती है, और इसके पास ये दिमाग भी है कि मुझसे बेहतर लॉजिक सर इसका है। लेकिन जिसके पास ये दिमाग है कि मुझसे बेहतर लॉजिक इसका है, इसका मतलब ये आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो मीन मेक निकाल रहा था, जो एरर के आगे बढ़ ही नहीं पाया, जो ये बोल सकता था कि सर मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसका स्लो चलेगा, ये बोल सकता था, लेकिन वो एरर पे जाके अटक जाएगी उसकी गाड़ी, सर इसमें तो एरर है, ये चलेगा ही नहीं। फिर वो हो सकता है वो पूछ ले क्या इसके प्रोग्राम में एरर है, सर एरर है, लेकिन एरर तो ऐसा है कि ठीक है समय के हिसाब से सुधारी जा सकती है। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं होगा तो सुधार के क्या करोगे अगर वो प्रोग्राम ढीला चलेगा तो। इसलिए जो है, जो सच है वो बोलो, लेकिन साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी चलो।
उससे इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि इस व्यक्ति में इस प्रकार का दिमाग है भी कि नहीं है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट इसके पास है भी कि नहीं है, कि ये हमेशा दूसरे की लैग पुलिंग करता रहेगा। ऐसे उसको खींचे तानी वाली लोग नहीं चाहिए। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग होते हैं। एज अ फ्रेशर तो उन्हें कम से कम ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पता चला पड़ोसी की टांग खींच दे क्योंकि हमको जॉब पे जाना है। अगर आप फेयर हो तो थोड़ी बहुत कमियां छोड़ दी जाती हैं, ढक जाती हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 5:30 अपना टाइम हो रहा है। ये इंटरव्यू तो एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आप मेरे साथ में 8 घंटे भी बैठेंगे और अगर आपके पास में थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगा तो मैं और अंदर डेप्थ में जाके इसके बात कर सकता हूँ, तो भी ये हमें कम पड़ेगा। तो अब मैं लास्ट डॉक्टर शिखा अग्रवाल मैडम को थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने ये 4 डेज का वेबिनार ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करी। मैं टीपीओ की पूरी कोऑर्डिनेटिंग टीम को भी थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने इतने अच्छे से ये 4 डेज का अपना वेबिनार कंडक्ट करवाया। स्पेशली मैं दिव्यांशु को, बीच में हमारी होस्ट मिताली मैम भी थी, कल शायद सृजन थी और आज शायद अनुज। तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा और इसी के साथ मैं आज अपने वेबिनार को क्लोज करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं उन सभी स्टूडेंट को करना चाहूंगा जो कंटिन्यू 4 डेज से मेरे साथ में मुझे सुन रहे। ये कैसा लगा आपको वेबिनार, ये कितना हेल्पफुल रहेगा, आप प्लीज इसका फीडबैक शिखा मैडम तक पहुंचाएं। आप अपने कोऑर्डिनेटर टीम को ये बताएं और अगर नीड होगी तो मैं अगली बार स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड वेबिनार भी अगर पॉसिबल होगा और कॉलेज परमिशन करेगा तो स्पेशली लैंग्वेज। अभी तो क्या था, ये जनरल टॉपिक्स थे जिसके बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो पर्टिकुलर लैंग्वेज पे भी अपन वर्क करेंगे और अगर साथ रहा तो आप लोगों के 6 सेमेस्टर में हम पूरा का पूरा एक सेशन ले सकते हैं जहां हम सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू राउंड को ही क्रैक करने से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर और उसकी डेप्थ को पकड़ सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है। तो थैंक्स टू ऑल और थैंक्स यूआईटी आरजीपीवी कि उन लोगों ने ये मौका दिया कि पैराबिट टेक्नोलॉजी जो लगभग एज अ इंडस्ट्री में तो हम लोगों को 3 to 4 इयर्स है, लेकिन हम लोगों का एक्सपीरियंस लगभग 18 इयर्स के आसपास है। अप्रोक्स 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट को हम लोग निकाल चुके हैं और मोस्टली भोपाल के अंदर जो हायर पैकेजेस के इंटरव्यूज के लिए जो 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे कॉलेजेस से सेलेक्ट हो रहे हैं, ऊपर वाले की देन है कि उनके पीछे कहीं ना कहीं पैराबिट के 3 साल 4 साल जो वो कंटिन्यू हमारे साथ लगभग 3 साल तक रहते हैं उसका पूरी मेहनत रहती है। तो आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। ओके, बाय, मिलते हैं आगे की किसी वेबिनार। बाय, थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable time. Okay, And thank I you. also thanks all the participants for joining this session. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving mindset. Okay, thank you. Bye. All the participants are requested, they can leave the meet. Thank you. Hello, Divyanshu. Sir, I think he is not available right now. Okay. तो अनुज, ठीक है, आपको भी थैंक्स और दिव्यांशु Thank you, को भी sir. पर्सनली मेरी तरफ से बोल देना, मैं तो उससे कॉल कर ही लूंगा। Yes, ठीक है? sir. चलिए, ओके, बाय। Thank you, sir. ओके।